नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। बोर्ड देख के समझ ही गए होंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का आज एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम में जो हमारा फर्स्ट पेपर था जीएस का, उस फर्स्ट पेपर से ही कट ऑफ बनती है और इसमें हम देखेंगे कि आज के जो क्वेश्चन थे उनके क्या जवाब सही हैं। आपने अगर पेपर दिया हो तो मिला लीजिए और यकीन मानिए कि जितने हम आंसर बताएंगे वो होपफुली ट्रस्टेबल तो है ही है। आप विश्वास कीजिए। तो बिना टाइम पास करे हम जल्दी से, क्योंकि 100 क्वेश्चन आज कवर करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो इसके ऑप्शन 4 थे, तो इसका करेक्ट आंसर है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, तो इसमें तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट का ऑप्शन सी है। आपने अगर लगाया है तो आप टिक मार्क करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभारी सहायक का उदाहरण नहीं है। तो आभारी सहायक का उदाहरण नहीं है इसमें एलेक्सा, कॉन्टाना, सिरी, कॉर्टेसा। तो कॉर्टेसा जो है डी नंबर, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आपने लगाना था और होपफुली लगाए होंगे। आज का पेपर मैं बता दूं कि इतना लेंदी था, ज़्यादा तो लेंदी नहीं था, पर भी 70 से 80 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि इस पेपर से आराम से लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 35 क्वेश्चन एमपी से आएगा और A to Z 35 एमपी से ही आया, इससे आगे नहीं गया। 4-5 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे और जनरलिस्ट करंट के थे 4 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम देख लेते तो यकीन मानिए कि बहुत मदद हो जाती। कट ऑफ की बात मैं लास्ट में करूँगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, किस कैटेगरी में कितनी जा सकती है संभवतः। तो 35 एमपी से ही आया था, जो पुराना सिलेबस है उसी के अनुसार पेपर पूछ रहा। और एमपीपीएससी की एक बात ये बहुत अच्छी लगती है कि ये सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं डालता। बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस जो होता है उसके बाहर के एग्ज़ाम क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, और जो सिलेबस वो प्रोवाइड करते हैं उनके एग्ज़ाम बहुत का वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एमपीपीएससी की यही एक खासियत है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो था। इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का डी हो गया। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो था वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक था। साइकोलॉजी से क्वेश्चन था, ये आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की विशेषता कौन सी है। तो साइबर सुरक्षा की विशेषता उपरोक्त सभी, जिसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन आते हैं उनको, तो उपरोक्त सभी अगर आपको नहीं बन रहा है तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन अगर आया है किसी क्वेश्चन में तो उसको तो टिक करके आना चाहिए। जिसने उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबव जो लगाया होगा तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इसमें साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं अनुपालन, आंतरिक खतरों की प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होपफुली आपने लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। तो इसका विश्वव्यापी पहुंच जो है वो ई कॉमर्स के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देश की सीमाओं से जो ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन था उसका विश्वव्यापी पहुंच जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चेक करते चलिए, पेपर रख लीजिए और मार्किंग भी करते चलिए कि आपकी कितनी मार्किंग पहुंच रही है। होपफुली ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है। नहीं आया देख लेना, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि है वाले में टिक कर दे। हम समझ लेते हैं कि है और नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो रोबोट का फायदा नहीं है में ऑप्शन बी आता कि वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन था ये बिल्कुल करेक्ट था। इसको प्रभावित नहीं करता है, इसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता है रोबोट टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया का अनुपालन क्या है। इसका क्वेश्चन सोशल मीडिया का अनुपालन जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट है
सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, इसका अनुपालन सोशल मीडिया का अनुपालन, इसी का ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था। होपफुली आपने लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। ये नहीं है तो बिल्कुल पढ़े लीजिएगा। तो नहीं है इसमें जो है क्षमता, जो डी नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी, क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विच इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको साइंस का क्वेश्चन था और इसका है शार्टिकी डायोड। शार्टिकी डायोड डी नंबर का बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको भूलना नहीं था, साइंस वाले बच्चे को ज़्यादा अच्छा पता चल सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होम या होम युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी नंबर था, अशुद्धि अन्य अंतःक्षेप जो है, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट है कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 23 के दूसरे संस्करण का मेजबान था। तो ये इसका ऑप्शन आपको लगाना था सी ऑप्शन, पुणे। पुणे जो था वो द अफ्रीका इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आपका ऑप्शन सी पुणे बिल्कुल था, ये आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कंडम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की गई। तो आपको ऑप्शन ए महू लगाना था। कल भी के वीडियो में पढ़ाया था कि जो पथ आर्मी है वहाँ पर उसका स्कूल है, तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन था। तो आपको भारतीय सेना से जो प्रयोगशाला स्थापित की गई है वो महू में की गई है, जो इंदौर के पास है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी इंदौर में। जब भी निवेश की बात होगी तो दूसरे शहर नहीं चुने जाते, निवेश की बात होगी, इकोनॉमिक की बात होगी तो इंदौर इकोनॉमी में बिल्कुल आगे चलता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी इंदौर कहलाता है और जितने भी औद्योगिक समिट होते हैं या जितने भी चीज़ें सरकार के द्वारा उद्योगों से संबंधित की जाती है वो इंदौर में ही बैठक आयोजित की जाती है। तो जिसने ये पता था, ध्यान था, तो वो आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बहुत आसान, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, 2-4 बार पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको बनना चाहिए था, और नहीं है तो आज से पीएससी तैयारी करना छोड़ दो, कहीं जाके नौकरी करने लगो। अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, दूसरे का भी बर्बाद कर रहे हो। इतना लेंदी क्वेश्चन अगर नहीं बन पाया तो आप बिल्कुल आपकी तैयारी ये मान के चलें कि 0% है, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। नहीं तो गाय चराएं किसी के यहाँ जाके, तो उनका भी फायदा हो और आपका भी हो। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन रोम जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। तो सौभाग्य योजना जो था वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है। कृषि मंत्रालय ऑप्शन है, विद्युत मंत्रालय ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय है, कानून और न्याय मंत्रालय ऑप्शन है। तो सौभाग्य योजना जो है विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। सौभाग्य योजना जिसमें बिजली देने की बात कही गई। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन। ये करंट अफेयर्स आ गया बिल्कुल। तो ये मनोज जो पांडे हैं वो चुने गए हैं, बनाए गए हैं अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से आ गया कि हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रोमेश पठानिया। रोमेश पठानिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जिसने लगाया उसके लिए बधाई के पात्र हैं और जिसने नहीं लगाया उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है भाई। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। तो कौन से युग्म सम्मिलित है, इसका जो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
यानी 2, 3 और 4 जो है वो क्रमशः आएंगे। 2, 3, 4 आपके पास पेपर रखा हो तो आप देख लीजिएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेस मेसी ने जीता। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये आपने करके आया है तो यकीन मानिए आप पीएससी की तैयारी में मेंस के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। आप आज से ही मेंस की तैयारी चालू कर दें। और अगर नहीं किया है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है भाई आपको। बहुत अभी पीएससी घबराने की बात नहीं है। एक और पीएससी की डेट बिल्कुल नज़दीक है और ये आप मान के चलिए कि वो आपका इंतज़ार बेसब्री से कर रही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट साधन खान वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान में है। ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन मुझे पता नहीं है या मैंने देखने की कोशिश नहीं की। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो 4 है भोपाल इंदौर सागर होशंगाबाद, मुझे तो मिला नहीं और आपको अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है जो अभी तक मैंने आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है ये वाला क्वेश्चन आया तो साकेत रामायण कला संग्रह ओरछा ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में है, ये हम आज पढ़ने वाले थे। चूँकि आज आंसर की डालने था इसलिए लेट हो जाएंगे। कल इसका वीडियो बनाएंगे। सृजन पीठ के बारे में चर्चा हुई थी, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आता है। और मैंने पढ़ाऊँगा निराला सृजन पीठ और तमाम सृजन पीठ। तो वो इसमें आज कल अगर मैं पढ़ा देता तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता। जो कौन सा युग्म गलत है तो साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में बिल्कुल करेक्ट है। प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर बिल्कुल करेक्ट है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन डी नंबर का इसका आंसर था और आपने होपफुली किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि निर्मला वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो निर्मला वर्मा पुरस्कार भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। क्योंकि निर्मला जो थी वो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत हिंदी भाषा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और ये उन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार और विकास के लिए दिया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। आपको तो एक किसी की भी नहीं सुनना था, लगा के आना था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगर मेरे वीडियो देखे होंगे आपने राष्ट्रीय उद्यान के तो पहला ही मैंने पढ़ाया था कि शुभांकर जारी किया है भूर सिंह दी भारिया। कौन से इसे किया है कमेंट करके बताओ जरा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला कौन सा पढ़ाया था हम आपको पढ़ाया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है भूर सिंह दी भारिया जो है एक वहाँ पर पूरे भारत में, मध्य प्रदेश की बात ना करें, पूरे भारत में ही भूर सिंह दी बारहसिंगा नाम का एक ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा के नाम पे रखा गया है। ये शुभांकर जारी किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बनना चाहिए था, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ठोकरा कला के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सी, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ये बिल्कुल आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख मुख्य संपादक थे। तो आपको लोकमत जो समाचार है इसके जो संपादक थे, प्रमुख संपादक थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नंबर दशपुर से संबंधित राजा का स्मारक। तो धर्म राजेश्वर स्मारक जो है दशपुर से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना था और लगाए होंगे तो आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आनंद सिंह श्याम एवं
धनिया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इसका ऑप्शन गौण चित्रकला से है। बिल्कुल सही ऑप्शन है जो है गौण चित्रकला। इसका आपको करेक्ट करके आना था, होपफुली करके आए होंगे आप। नेक्स्ट है कि आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुष जो है चिकित्सा में आता है और वही इसमें दिया है कि होम्योपैथी का आयुर, योग और प्रकृति चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, इसी को लगाना था। ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। जिसने दूसरा लगाया हो, तीसरा लगाया हो तो गलत है भाई। आयुर्वेद, योग और प्रकृति चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, ए नंबर इसका आयुष का बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो कैडमियम प्रदूषण जो है वो इस प्रकार के रोग का जनक होता है। ये इसका आंसर बिल्कुल सही था। हम तो पेपर दिए नहीं, आप दिए होंगे। हमारे पास तो आज पेपर आया किसी और दूसरे का, तो हम उसको सॉल्व करके और आंसर बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो हम पेपर इसलिए नहीं दिए कि हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं चल रही हैं, और अब बाद में बताएंगे इसके बारे में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो एफपीओ इसका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर नंबर फर्स्ट, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी वैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया? बी नंबर, कीट प्रतिरोध के लिए। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। जल्दी जल्दी देखते हैं कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ जिसे पिटोव को कहते हैं, उसे पिटोल तो कहते हैं, सातवीं सिनोवियल जोड़ भी कहते हैं, यानी डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? इतना लेंदी क्वेश्चन आया, सबको पता है ये, है ना। विटामिन के जो होता है वो खून को थक्का बना देता है, तो ये सहायक है। ये सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट है कि वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, यह है इकोटोन, है ना। इकोटोन जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो जैव विविधता का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिमी घाट है, वो जैव विविधता से बिल्कुल जो है विविधता उसकी तप्त स्थल कहलाता है। तो आपको ये देखना था, बी ऑप्शन इनका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की गति का मापन किया जाता है? अरे ये तो सेकंड क्लास का बच्चा बता देगा भैया, ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन तो था ही नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चन था। एनीमोमीटर जो है वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी ने तो बायोमीटर भी लगाया होगा, तो एनीमोमीटर जो है वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें एक बार क्या आए हैं, उसके बाद ही टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIFM भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? ये क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पूछा है, कुछ लोगों ने क्षेत्रीय कार्यालय लगा के टिक करके आ गए। तो IIFM है भारतीय वन प्रबंध संस्थान जो है वो देहरादून में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ लोगों ने तो भोपाल मार के आए होंगे, तो देहरादून इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आज नहीं लगाए हैं, पीएससी अभी देगा कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से वो है, आंसर सीट आएगी उसकी। बहरहाल हम उसमें नहीं देखेंगे, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार जो क्वेश्चन है कितने सही आ रहे हैं कितने गलत आ रहे हैं वही हम देख पाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएँ बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एमपीपीएससी के द्वारा वो था संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो थे, ये आपको ध्यान रखना था। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। प्रार्थना समाज की स्थापना इतना आसान महाराष्ट्र में की गई थी, और महाराष्ट्र के मुंबई में की गई थी। ये भी ऑप्शन अगर पूछता तो बता सकते थे आप।
तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है महाराष्ट्र में की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन सही है 100%। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार अलवरों और नायरों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 12 63 लगाया होंगे तो आपको, अगर इसको घुमा के देना था तो 63 12 कर देते तो कन्फ्यूज हो जाता है। लोग याद करते हैं 12 63 12 63, तो वो 12 63 लिखा है, 63 12 करते तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो अल बरूनी जो हैं इसके लेखक हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा भ्रम है क्योंकि ये इतिहास का है कि अमीर खुसरो भी इसमें आ सकता था, अब्दुल रज़ाक। थोड़ा देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरी रिसर्च में तो अभी तक अल बरूनी बिल्कुल सही है। इसमें फिर भी देखना पड़ेगा, इसमें डाउट है मेरे को, हो सकता है ये क्वेश्चन हटा भी सकता है, देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? नहीं है को पढ़ना बहुत जरूरी है को पढ़ लेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो सांची में जो है वो बुद्ध की गुफाएं बिल्कुल नहीं है, अजंता में है, बाकी है यहाँ है, लेकिन सांची में बिल्कुल नहीं है। बौद्ध गुफाएं वहाँ पर नहीं है, बौद्ध स्तूप है वहाँ पर, गुफाएं नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो बी नंबर 9 अगस्त 1942 को, बिल्कुल 7 को प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2-3 दिन कुछ डिले हो गया था, इसलिए उसको 9 कर दिया। प्रॉपर तरीके से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में काम किया था। तो 9 अगस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना था 1336 एडी में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का के दो भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इतने आसान आसान क्वेश्चन थे, बिना पढ़े जाते तो 50 से 60 नंबर ऐसे ही आ जाते, और आप पढ़ के गए थे तो 80 नंबर तो वो सॉरी 80 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आप करके आए होंगे। 80 क्वेश्चन को, है ना, नंबर नहीं क्वेश्चन। तो आपका सिलेक्शन पक्का, मेंस की तैयारी करो आज से ही। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो इसका नाम है तिनक कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति जो है चंपारण सत्याग्रह की, यानी जमीन का जो 3 हिस्सा होता था, जमीन का जो 3 हिस्सा था उसमें एक हिस्से में खेती की जाती थी और बाकी हिस्से को छोड़ दिया जाता था, तो उसी को कहते हैं तीन कठिया पद्धति। तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये खेती की जाती थी तीन कठिया पद्धति से। रैयतवाड़ी पद्धति ये नहीं है, झूम कृषि नहीं है, नीलकारी ये भी नहीं है। तीन कठिया पद्धति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, को नो डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सबने सुना है, गांव गांव में ये देसी कहावतें हैं, वो बोलते रहते हैं, और गांव गांव में बोलते हैं, इसका मतलब है कि बिना पढ़े लोग भी जानते हैं ये कहावत। और ये जो है ये कला भारत में सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो है कबीरदास। तो जिसने कबीर लगाया वो बहुत अच्छा किया, और जिसने नहीं लगाया तो बहुत गलत किया भाई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये कल मैं पढ़ाने वाला था लेकिन ये चूक गया। कल के वीडियो में अगर मैं पढ़ा देता तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते एक ही वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो परमहंस जो मंडली है वो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, परमहंस मंडली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किस अशासकीय सदस्य कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? तो आयोग मैंने नहीं पढ़ाया है, आयोग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और आयोग हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। और सिलसिलेवार जितने भी आयोग, ये मेंस का टॉपिक था पिछले 2-3 सालों से, जो है ये प्री का टॉपिक बना दिया है, और बहुत अच्छा किया कि आयोग पढ़ाया जा रहा है। तो आयोग हम चालू करने वाले हैं, बस ये एमपी का जीके खत्म हो जाए इसके बाद। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है इसके 5 जो है अशासकीय सदस्य हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य के लिए कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मुख्यमंत्री इसका ऑप्शन, किसी ने तो राज्यपाल भी लगाए होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई। तो ऐसा नहीं करना भैया, पीएससी निकालना ना घर घुले का खेल समझे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो दोनों कथन 1 और 2 असत्य
हैं, सॉरी सत्य हैं। ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही था, डी नंबर में आपको लगाना था। डी नंबर दोनों कथन जो है सत्य है। कथन क्या है? मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहन करता है, बिल्कुल सही है। आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन जो है वो सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन इसका आता। आप लोगों ने लगाया तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगाया तो उससे भी अच्छी बात। ना पढ़े पढ़े लिखे जगमुआ पंडित भैया ना कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये है के संथानम। के संथानम के इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन आए भाई और हमेशा बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और आयोग पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं पढ़ाऊंगा जब देखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो आपको अनुच्छेद 338 लगाना था, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था भैया। ना किए तो आपकी गलती, और किए होते तो भी आपकी गलती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? अब ये पढ़ेंगे नहीं नहीं को, और हो सकता है फट से टिक करेंगे ना, जल्दबाजी बहुत होती है। तो इसका ऑप्शन है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जिसने लगाया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्त कहाँ पर निर्दिष्ट है? तो इसका ऑप्शन बी था द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान में ये निहित है। महालेखा परीक्षक का वेतन, भर्ती, सेवा और शर्तें यहाँ द्वितीय अनुसूची में आपको भारतीय संविधान में मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? वही ना करेगा, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। यार चलो, मोदी जी ने बदले इसका नाम, ध्यान रखना। अब का रखोगे, आएगा क्वेश्चन, अगली बार थोड़ी ना आएगा ये। पढ़ते हैं अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो मध्य प्रदेश है ये 1 फरवरी 1994 को आया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन अनुच्छेद 315 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अगर किए होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो उससे भी अच्छी बात। किए होंगे आप लोग, बहुत होशियार आदमी हो। वीडियो तो पूरा देखा नहीं जाता आपसे, होशियारी तो बताओगे बताओगे। चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन या साध्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? तालाब और झीलों, नहरों और नदियों, नहरें एवं तालाब के माध्यम से, कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से। तो मेरा इसमें डाउट है, झीलें तो आएंगी नहीं, तालाब झीलें नहीं आएंगी, नहरें और नदियाँ, नहरें एवं तालाब। तो नहरें एवं तालाब, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखेंगे, इसमें डाउट है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरें और तालाब से होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे तो हाँ, यही डाउट है, छोड़ दो इसको, मत लगाना टिक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? सिंचाई परियोजना जिला, तो आपको ये बना, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? अच्छा ठीक, इसका है सुक्ता बैतूल, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। इसमें भी थोड़ा डाउट है मुझे, छोड़ देना इसको। चलो, फिर भी एक मेरे अगर ओपिनियन है तो इसमें सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आएगा। मध्य प्रदेश में लौह आईएएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई, लौह आईएएस के उत्पादन में मध्य प्रदेश
का देश में तीसरा स्थान है? जबलपुर जिले के उत्तरी भाग में हेमाटाइट, ये तो ठीक है, ठीक 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 ठीक। ए नंबर, लो अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपने लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात, ना लगाया तो बहुत अच्छी बात। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी, मिट्टी हम पढ़े थे तो उससे ही क्वेश्चन आया। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी बिल्कुल सही है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है, गलत है, सेकंड का। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी और पश्चिम भाग में, ठीक है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सॉरी, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी डी नंबर का इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको बिल्कुल 100% श्योर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है? तो मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है, मलाजखंड। बहुत अच्छा आंसर है ना, बच्चा बच्चा जानता है यार, अपना जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं वाले को थोड़ा पढ़ना पड़ता है भैया, गलत ना हो जाए करके। तो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिले में तापमान कम रहता है, सबसे अधिक रहता है। यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, बारिश बारिश ज़्यादा नहीं होती, ठंड और गर्मी बहुत होती है इधर। तो मुरैना जो है, दतिया और मुरैना में तापमान कम रहता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सी नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना नदी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना था, नहीं रखे बहुत कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक प्राप्त करता है? अरे वर्षा ऋतु में क्या अधिक बात करता है, कौन सा जिला अधिक प्राप्त करता है? अच्छा ठीक है, तो नरसिंहपुर नहीं है, मंदसौर भी नहीं है, मंडला, छतरपुर, मंडला, हाँ मंडला, या चावल की खेती भी होती है, तो मंडला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक प्राप्त करता है? तो मंडला जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र अधिक है? तो इसका ऑप्शन बी, श्योपुर, श्योपुर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अखरानी और मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है, डी नंबर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो गहरी खाई बनाती हुई जाती है, भी आकार की एस्चुरी। आपको ये भी पता नहीं था क्या? ठीक है, नहीं पता तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास और केला तो बुरहानपुर में ही होता है भाई, पश्चिम का प्रवेश द्वार यहीं दर्रा है। बुरहानपुर जो है केला और कपास के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ की मिट्टी जो है बहुत काली है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है, मैंने मिट्टी में भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सहरिया, बैगा, भूरिया में से कोई नहीं, सहरिया आना चाहिए, आई थिंक सहरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाउट है फिर भी देखना, सहरिया मेरे के हिसाब से, आई थिंक इट्स। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं की कितनी राशि दी जाती है? तो बच्चा भी बता देगा, 1000 रुपया कि 2000? कांग्रेस की सरकार आएगी 1500, वो भी नहीं लिखा है, 2000, 500, 2500, 1000। अरे यार गलत है। हाँ 1000 तो सही है। हमें कहते हैं कि जैसे सिलेंडर के दाम 1100 1200 रुपया हो गए, और 1000 ना करके वहीं के वहीं काट लेते और 100 रुपये में सिलेंडर भरवा देते। एक घर में एक महीने में एक सिलेंडर तो लग ही जाता है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, नकद में खर्च हो जाते हैं। आप तो वही करते, सिलेंडर में ही कम करवा देते, मजाक किए। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी। जनसंख्या घनत्व पूछा है, महिला पुरुष नहीं पूछा है। कल पढ़ाए नहीं थे, इसको छोड़ दिए थे। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे डिंडोरी है। और अगर इसमें महिला पुरुष पूछता तो अलीराजपुर, और कम ये जनसंख्या के महिला पुरुष साक्षरता के बारे में बात हुई थी ना, साक्षरता का अलीराजपुर आता। तो डिंडोरी जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम 2011 के अंदर डिंडोरी, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा कथन है, तो मध्य प्रदेश भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा तो हो नहीं सकता, चौथा, पांचवा, तीसरा करेक्ट लगा लो, तीसरा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं, ये तो बच्चे बता देगा। 3 बार राष्ट्रपति लागू हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए। ग्राम पंचायत बनाने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए भाई, ग्राम पंचायत बनाने के लिए चाहिए न्यूनतम जितना मामा जी लाडली लक्ष्मी बहना योजना में पैसा दे रहे हैं, यानी 1000 जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। कहीं कहीं 1200-1300 भी हो सकती है। 1000 न्यूनतम जनसंख्या चाहिए किसी भी ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसने लगाया अच्छी बात है, नहीं लगाया और अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अरे ये तो बच्चा ही बता देता भाई, रविशंकर शुक्ल। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो सेकंड क्लास का बच्चा बता दे यार, पीएससी के से बहुत ही कम लेवल दे दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो मुख्यमंत्री द्वारा नामित निर्दिष्ट कोई मंत्री होगा तो वो उसकी अध्यक्षता करेगा, यानी जो मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री होगा कैबिनेट का, उसको सौंप देगा भाई तुम देख लो, आज हमरा बुखार आ गई रात को, नहीं जाते बैठक में। तो ये मुख्यमंत्री द्वारा जो भी नाम निर्दिष्ट किया जाता है मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री का, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बैठक आयोजित कराता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा नामित व्यक्ति, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये भगवान इतना आसान क्वेश्चन, सरला अग्रवाल है ना। तो ये थे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2022 का एग्जाम था और 21/5/2023 को हुआ। अभी 2023 की वैकेंसी बाकी है, इधर भी तैयारी फुल रखिए जिसका क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगी, है ना। कट ऑफ क्या जाना चाहिए, तो कट ऑफ देखो, ओबीसी में आई थिंक मेरे अनुसार ओबीसी में अगर 145 145 प्लस आपके नंबर हैं ओबीसी में, तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। एससी और एससी एसटी मैंने एक साथ ही ले लेते हैं। एससी एसटी 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो एससी एसटी में आप मान के चले 130 तो 125 इतने नंबर अगर आपके पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन आपने नंबर आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन आई थिंक। और जनरल का आपका जनरल की स्थिति तो बहुत ख़राब है भाई। जनरल में मान के चले 150 प्लस 150 के ऊपर 150 प्लस 150 के ऊपर अगर जनरल वाले ले रहे हैं भाई लोग बहन लोग जो भी हो, तो वो सिलेक्शन या आप ये मान के चलिए मेंस की तैयारी चालू कर दे। मेंस जो है करना प्रारंभ कर दें। तो ये मेरा अनुमानित कट ऑफ है, जिससे 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि जिस अनुसार पेपर आया था इतना तो जाना चाहिए कट ऑफ। तो जिनके इसके आसपास अप्रोक्स 5-10 नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी चालू कर दें। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो कल हम नया वीडियो बनाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। जो हाँ, और मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने 2023 का भी एग्ज़ाम देने का सोचा है तो वो आज से ही पढ़ाई प्रारंभ कर दें, क्योंकि एमपीपीएससी मेंढक की तरह नहीं है। मेंढक की तरह से मेरा तात्पर्य है कि
अब एग्ज़ाम का डेट आ गया और 2 महीने पहले खोल के देख रहा है, नहीं, ये इसमें सालों साल पढ़ाई चाहिए होती है। 1 साल कंटिन्यूअसली मेहनत करिए और फिर एमपीपीएससी क्यों नहीं निकलता प्री, देखते हैं। बिल्कुल निकल जाता है यार, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत होती है, दिक्कत तो नहीं कहेंगे, पर थोड़ा सा राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए, और हमारी राइटिंग तो ख़राब है, इसलिए हम मेन से ही लटक जाते थे। तो राइटिंग अच्छी बनाइए, ज़्यादा आप राइटिंग में विशेष ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आई थिंक। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग। ओके बाय।